अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कहते हैं। समझने के लिए सबसे पहले वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। नाउ यू नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रांसलेटरी बॉडी इन अ ट्रांसलेशनल मोशन। सीधे सीधे कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेटिंग बॉडी के लिए चलो सबसे पहले तो हम लोगों ने कोई भी रैंडमली ऐसे एक बॉडी मान लिया। बॉडी को हमको रोटेट करना है विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। रोटेशन के लिए जरूरी होता है एक्सिस, वो मैंने यहां पे कंसिडर किया। नाउ जब भी मैं बॉडी के बाजू में ऐसा कोई चीज लिख दूंगा तो आप समझ के चलना, यहां जो भी चीज लिखी होती है वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होती है। So this body is rotating with constant angular speed, that is omega. Now let us consider this body is made up of finite particles. बहुत सारे छोटे छोटे particles यहाँ पे है, of course होंगे ही। तो वो particles मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे particles है, कुछ मैंने बनाए। सबका मास भी अलग हो सकता है। इसका मास है m1, इसका m2, नहीं इसका m3, इसका ऐसे कितने पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेट्स से दिस इज दैट लास्ट पार्टिकल आई एम डिनोटिंग, इट इज सेड टू बी mn। ये सब के सब किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर आप बात करते हैं एक्सिस के ऊपर तो इन सब का डिस्टेंस अलग है। ये r1 डिस्टेंस पे, ये r2 डिस्टेंस पे है, ये r3 डिस्टेंस पे है। तो इसका डिस्टेंस कितना मानना पड़ेगा, rn मानना पड़ेगा। Now tell me one thing, when the body is in rotation, all the particles on the body they are always in a circular motion, है ना। अगर फैन रोटेशन मोशन में है तो फैन के ब्लेड पे जितने भी पार्टिकल्स है उनका क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर डोर रोटेशन में तो डोर के ऊपर जो करोड़ों पार्टिकल्स है उनका क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। तो अगर ये बॉडी रोटेशनल मोशन में तो बॉडी के ऊपर के पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। दिखा देता हूं मैं, इसका ये सर्कल है m2 के लिए, ये सर्कल बना, ये m3 के लिए और ये mn के लिए, काइंड ऑफ दैट। आगे इन सभी पार्टिकल्स की अपनी टेंजेंशियल स्पीड होगी, है ना। ये इसका मैंने टेंजेंशियल स्पीड v1 माना, इसका टेंजेंशियल स्पीड हम लोगों ने v2 माना, इसका टेंजेंशियल स्पीड v3 और इसका टेंजेंशियल स्पीड कितना माना, vn। अब इन सभी पार्टिकल्स के बारे में मैं काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी चर्चा करता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 1, फॉर पार्टिकल 2, है ना। एंड इसी तरीके से आई कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी फॉर nth पार्टिकल। नाउ टेल मी, काइनेटिक एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, तो वो हम लोग बार बार लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा है मैंने हाफ mv स्क्वायर एवरी टाइम। लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स डिफरेंट है तो उनके मासेस है m1, m2 अप टू mn, वेलोसिटीज है v1, v2 अप टू vn। बट ऑल्सो व्हाट वी नो इज हाफ m1, आपने ये जो v है वो v के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ही साबित कर दिया था। वो एक्चुअली मैंने पहले यहीं पे लिख देना चाहिए था। इन जनरल में एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला बना लेता हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अब आगे समझो, हाफ इंटू m इंटू जहां पे v है वो v के जगह अपन लोग क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। So basically what you get is half m r square omega square। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, हाफ m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूले को बस हम रिपीटेटिवली यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हम लोग के फाइंड आउट करनी है। सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। रिपीट करते इसको, क्योंकि पार्टिकल्स डिफरेंट है, उनके मासेस भी डिफरेंट है, m1 m2 से लेके mn, सबके डिस्टेंसेस डिफरेंट है, r1 r2 से लेके rn, लेकिन सबके लिए ओमेगा सेम है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स बैठे किसके ऊपर है, बॉडी के ऊपर, और बॉडी की कांस्टेंट स्पीड है ओमेगा। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का अपना ओमेगा है, अर्थ के ऊपर करोड़ों लोग, एनिमल्स, कितने न जाने पार्टिकल्स बैठे हैं,
सभी पार्टिकल्स का, सभी एनिमल्स का, आपका, मेरा, हम सब लोग अर्थ पे बैठे, इसलिए हम सब का एंगुलर स्पीड कैसा है, सेम है एज दैट ऑफ अर्थ. सिमिलर वे इन सभी पार्टिकल्स का ओमेगा इज सेम एज दैट ऑफ दैट बॉडी. ये हो गई बातचीत. मुझे क्या करना है सर, मुझे ये 1 2 3 पार्टिकल्स का नहीं, मुझे पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्योंकि आपने हेडिंग दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. तो सिंपल है ना, आप इन सब का एडिशन कर दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी पूरे बॉडी का मिल जाएगा. क्योंकि ये सब क्या है, पार्टिकल्स जो बॉडी के ऊपर है, उन सभी पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो तो बॉडी का एनर्जी वापस मिल जाएगा. मतलब मुझे इन सबको जोड़ना है. तो इन सबको कैसे जोड़ेंगे, सिंपल है. सब में क्या दिख रहा है, हाफ आपको कॉमन दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी तो आपको कॉमन दिख रहा है. बची ये चीज है, वो चीजों को मैं लिखता हूं, क्या क्या है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर से लेके आगे आगे कहां तक के, mn/n स्क्वायर तक के. यार इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली जो चीजें इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो. बहुत सारी चीजों की एडिशन हम समेशन से डिनोट कर लेते हैं. समेशन कैसे लिखोगे, ऐसा कुछ mi/ri स्क्वायर वेयर i गोज फ्रॉम 1 to n. इतना बेसिक मैथ्स तो हम जानते ही है, क्योंकि देखिए 1 1 2 2 nn है तो सबको i से डिनोट कर लिया, और i की वैल्यू शुरू होती है 1 से, खत्म हो रही है n पे, शुरू होती है 1 पे, खत्म हो रही है n पे. अब इस चीज को यहां पे लिख देता हूं. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी है ना, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी हैज बीन राइट नाउ गिवन एज हाफ summation I equals to 1 to n, and that is mi/ri square, and here it is omega square. ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, इसका आइडिया नहीं है. फिजिक्स में अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा है, अब पढ़ेंगे. पढ़ने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन को याद करो. क्या होती है ट्रांसलेटरी मोशन में, फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व ओवर हियर इज, देखिए हाफ दोनों जगह है, बढ़िया. ट्रांसलेटरी मोशन में ऑफ कोर्स लीनियर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आ गई लीनियर वेलोसिटी. और रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी. तो हाफ एनालॉगस है, v को ओमेगा एनालॉगस है. क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एनालॉगस. एनालॉगस को तो समझते हैं ना आप, ठीक है. जब दो अलग चीजों की कंपैरिजन होती है तो उनमें से कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका काम सेम होता है. इट्स लाइक महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे है, उनके लिए एनालॉगस है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान. दोनों अपने अपने स्टेट के सीएम है, दोनों स्टेट्स डिफरेंट है, लेकिन दोनों में सीएम की पोस्ट है, और सीएम पे पोस्ट पे बैठे वाले जो दोनों लोग हैं उनको आप एनालॉगस कह सकते हो. इस टाइप का कुछ है ना, एक रफ अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने कहा हाफ तो सेम ही है, v को एनालॉगस कौन है, ओमेगा. इसका सीधा मतलब ये निकल के आता है सर कि जो मास है उसकी ये एनालॉगस क्वांटिटी होगी. एनालॉगस का मतलब फिर से समझो, जो काम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को करना चाहिए वही काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान करेंगे. जो काम मास ट्रांसलेशनल मोशन में करेगा वही काम इसने रोटेशनल मोशन में करना चाहिए. मास कौन सा काम करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, मास काम करता है इनर्शिया का. और ये तो हम लोग बहुत बेसिक पढ़ते हैं ना भाई मोशन चैप्टर्स में ही, कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास, उस बॉडी का उतना ज्यादा इनर्शिया. इनर्शिया का मीनिंग तो आप समझते हो, इनर्शिया मतलब काइंड ऑफ आलसीपन, है ना. तो ट्रांसलेटरी मोशन में मास किसका काम करता है, इनर्शिया का. सेम वे मैं कहूंगा कि रोटेशनल मोशन में ये काम किसका करेगा, इनर्शिया का. दिस इज इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. तो ये वाला जो है ना बेटा, ये पूरी क्वांटिटी, अब इतना बार बार थोड़ी लिखेंगे, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते, साथ में कौन था, ओमेगा स्क्वायर. और ये जो कैपिटल आई की मैं बात कर रहा हूं इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बस इसी की हमको पढ़ाई करनी थी.
तो आज से तय हो गया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द इनर्शिया इन अ रोटेशनल मोशन. What you can say is moment of inertia is an analogous quantity to the mass in translatory motion. या अगर आपको उसको फॉर्मूले से डिफाइन करना चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते. देखो I के बारे में कुछ ऐसा आया, MI/RI स्क्वायर, ये अभी अभी हमने डिफाइन किया. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. हर एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी बॉडी का रोटेशन होता है ना, तो रोटेशन में एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर आप एक्सिस को ही चेंज कर दोगे तो रोटेशन के सारे पैरामीटर्स ही चेंज हो जाएंगे. इसलिए शब्द बार बार लिखना होता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. किसका है? रोटेटिंग बॉडी का. अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब पहले तो एक्सिस को डिफाइन करो. ध्यान है जब भी डायग्राम बनाया तो मैंने तुरंत पहले एक्सिस बनाया था. is equal to sum of the product of the mass of each particle and square of their distance from the axis of rotation. रिपीट कर रहा हूं, आप नोट भी कर लेना इस चीज को. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द mass of each particle and square of its distance from the axis of rotation. Now द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये डेफिनेशन जब हमने बनाया तो ये डेफिनेशन जब बनाया तो एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक बॉडी लिया और हमने कहा कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट पार्टिकल्स. मतलब आप गिन रहे 1 2 3 ऐसे करके. और जो nth की मैं बात कर रहा था, आप समझ रहे, अगर मेरे पास ये बॉडी है और इसके अंदर के मैं पार्टिकल्स को अगर मैं गिनता हूं तो इसमें हजारों करोड़ों पार्टिकल्स है. सो इज इट रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं 101 2 3 4 ऐसे करोड़ तक पार्टिकल्स गिनूं? नहीं ना. तो हम लोग क्या करते, बॉडी को जनरली ऐसा नहीं मानते. प्रैक्टिकली इट इज नॉट मेड अप ऑफ फाइनाइट पार्टिकल्स. प्रैक्टिकली हम लोग मानते कि द बॉडी इज अ कंटिन्यूअस वन. मैथ्स में तो आप पढ़ते ही है ना, दो बातें, एक तो डिस्क्रीट होता है, एक तो कंटिन्यूअस होता है. तो बॉडीज को जनरली कैसे माना जाता है? कंटिन्यूअस माना जाता है. जहां बात डिस्क्रीट की होती है वहां पे समेशन आता है, हालांकि जहां बात कंटिन्यूअस की होती है वहां पे इंटीग्रेशन आता है. इसलिए इन जनरल जब हम लोग आगे में पढ़ाई करेंगे, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है इसका, है ना, जब हम आगे में पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये कंटिन्यूशन में कुछ ऐसा फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है. देखो दोनों फॉर्मूले का फील एकदम एक जैसा है. कैसे है? यहां पे भी कहीं ना कहीं मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहां पे भी कहीं ना कहीं मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है. फील एक जैसा आ रहा है. इसका और भी डिटेल्स, इसके इम्प्लीकेशन हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी. तो मैंने कहा ये तब यूज करिएगा जब डिस्क्रिटाइजेशन दिया हो, जब आप गिन रहे 1 2 3 4 पार्टिकल्स करके. वैसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. और ये आप तब करिएगा जब आप गिनती नहीं कर रहे 1 2 3 4, जब आपको बॉडी इन अ कंटिन्यूअस मोड दिया हुआ है. जैसे कि वो बोलेंगे आगे चल के, एक रिंग दिया हुआ है, एक डिस्क दिया हुआ है, एक कोन दिया हुआ है, इस टाइप के कुछ शेप की वो बात करेंगे. दोनों फॉर्मूले से इतना तो तय है कि आई का जो यूनिट है वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास के लिए केजी और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर. फिर एक सवाल ये भी आता है कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है. तो फॉर्मूले से ही नजर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. देखो ना, मास तो दिख ही रहा है लेकिन साथ में आर भी दिख रहा है ना. आर क्या है? ध्यान है, आर मतलब वो जो पार्टिकल्स है उनकी दूरी मतलब कहीं ना कहीं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कितना दूर बैठे हो, कितना पास बैठे हो, ये सब चीजें. फिर एक बार कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, it also depends on the axis and position and orientation of axis of the body. पता चला रोटेटिंग बॉडी का आपने एक्सिस ही चेंज कर दिया तो फिर तो बहुत चक्कर हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सिस चेंज करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन भी अपने आप चेंज हो जाएगी. तो एक्सिस की क्या पोजीशन है, उसकी क्या ओरिएंटेशन है, वो सब पे भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
बहुत अच्छा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, आगे आगे पढ़ते ही रहना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई कोई पूछता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या महत्व है, क्या आपको समझ में आता है इससे। तो वो मैंने पहले ही बता दिया, आप बस यही डिफाइन करोगे, इस टाइप का आप बोल सकते हो। देखो आप ये कह सकते हो कि भैया देखो ट्रांसलेटरी मोशन जब होता है तो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा की बात होती है। हालांकि ये वाला एक्सप्रेशन अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया, बट पढ़ाएंगे, ये भी हम लोग डिराइव करेंगे क्लास में। तो आपको क्या समझ में आएगा देखिएगा, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है, रोटेशनल मोशन के लिए अनबैलेंस्ड टॉर्क की जरूरत होती है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसकी जगह रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन लेता है। तो ए और अल्फा एनालॉगस है, एफ एंड टॉर्क एनालॉगस है, तो ये दोनों भी तो एनालॉगस हुए ना। यही बात मैंने जब भी बताया था कि मास जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में करता है, the same job is performed by the moment of inertia in a rotational motion, and what that job I am talking about is inertia. It measures, mass measures the inertia in translatory motion and I measures the inertia in rotational motion. ये इतना चीजें आपको साफ होनी चाहिए। फिर एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक काम करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।